फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी से सपोज डॉलर, आप ऐसा इमेजिन करो। फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब अगर मैं डॉलर को खरीदना या बेचना चाहता हूं तो मैं किस प्राइस पे डॉलर को खरीदूंगा या किस प्राइस पे डॉलर को, ये कौन डिसाइड करता होगा कि डॉलर किस प्राइस पे खरीदा जाना चाहिए और किस प्राइस पे बेचा जाना चाहिए? ये डिसाइड करती है सेंट्रल बैंक, इंडिया के लिए आरबीआई, राइट। अब आरबीआई को अगर ये डिसाइड करना है कि यार हमारा डॉलर को खरीदने का प्राइस जो है वो क्या होना चाहिए या बेचने का प्राइस क्या होना चाहिए, इसके लिए वो तीन तरह के सिस्टम्स जो हमारे सिलेबस में है वो अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा सिस्टम्स होते हैं बट हमारे सिलेबस को रिस्ट्रिक्ट किया गया है तीन सिस्टम्स। पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इस एक्सचेंज रेट सिस्टम को पैच्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहा जाता है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम या पैच्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आरबीआई ये डिसाइड करती है कि जो रेट है उसे हम फिक्स ही रखेंगे, मतलब उसे बदलने नहीं देंगे। एक डॉलर के लिए अगर 80 रुपए है तो 80 रुपए ही रहेगा थ्रू आउट। ऐसा कैसे किया जाएगा? देखो, कोई भी मार्केट हो, ठीक है, फ्रूट मार्केट ले लो, वेजिटेबल मार्केट ले लो, स्टॉक मार्केट ले लो, जो ये करेंसी मार्केट है, इस करेंसी मार्केट में भी उसी तरह का सिस्टम होता है। कुछ बायर्स आते हैं, कुछ सेलर्स आते हैं, डिमांड और सप्लाई के रिलेशनशिप से जो है प्राइस डिसाइड होती है, राइट। और उसी वजह से प्राइस इंक्रीज भी होती है मार्केट में और प्राइस डिक्रीज भी होती है। तो फॉरेन करेंसी की प्राइस से डॉलर की प्राइस इंक्रीज होगी अगर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, और डॉलर का सप्लाई अगर बढ़ गया तो प्राइस डिक्रीज भी। सर ये डिमांड और सप्लाई क्यों क्रिएट होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, या फॉरेन करेंसी का डिमांड और सप्लाई क्यों बनेगा? एक्सपोर्ट की वजह से, इंपोर्ट की वजह से, कोई पर्सन है जो इंडिया से बाहर इन्वेस्ट करना चाहता है, उसे डॉलर चाहिए, तो डॉलर कहाँ से आएंगे? उसे डॉलर खरीद के लाने पड़ेंगे, राइट। और अगर उसने डॉलर कमाए हैं फॉरेन कंट्रीज से, तो वो डॉलर तो होल्ड कर नहीं सकता, तो उसे डॉलर बेचने पड़ेंगे। तो इन रीजंस की वजह से फॉरेन करेंसी की डिमांड क्रिएट होती है, फॉरेन करेंसी की सप्लाई क्रिएट होती है। जब आप डॉलर बेचते हो तो सप्लाई क्रिएट होता है, जब आप खरीदते हो तो डिमांड क्रिएट होता है। तो इस डिमांड एंड सप्लाई के रिलेशनशिप को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यार प्राइस जो है वो बढ़ेगी या कम होगी। डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी, डिमांड डिक्रीज होगी तो प्राइस घट जाएगी। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। अब एक सिस्टम बना है आरबीआई ने, इस सिस्टम को लेके आरबीआई का जो थॉट है उसे समझना। आरबीआई ये चाहता है कि हमारी इकोनॉमी में बहुत स्टेबिलिटी रहे और ये जो प्राइसेस हैं डॉलर की, ये चेंज ही ना हो। अगर ये एक डॉलर के लिए 80 रुपए का प्राइस हम पे कर रहे हैं इंडियन रुपीज में, ना, डॉलर इज अ कमोडिटी, तो अगर मैं डॉलर को खरीदने के लिए 80 रुपए पे कर रहा हूं तो 80 रुपए ही मेंटेन रहे, या सेलिंग प्राइस जो है वो मेंटेन रहे। अब इस प्राइस को 80 रुपए पे मेंटेन कैसे रखोगे आप? क्योंकि डिमांड सप्लाई तो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होंगी, तो प्राइस तो हिलेगी। अब इस ये जो चेंजेस आ रहे हैं प्राइस में, इसको कंपनसेट कर लेती है गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट इसको कंपनसेट करती है। गवर्नमेंट कैसे कंपनसेट करती है? गवर्नमेंट ऐसे कंपनसेट करती है कि अगर सपोज डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो गई, तो एक डॉलर इक्वल टू 80 रुपए से डॉलर पहुंच गया एक डॉलर इक्वल टू 82 रुपीज, 2 रुपए महंगा हो गया डॉलर। अब मुझे 80 पे लेके आना है, तो हम मार्केट में जब डिमांड बढ़ गई तो हम सप्लाई बढ़ा देंगे। सप्लाई बढ़ेगा, ज्यादा कमोडिटी आ जाएगी मार्केट में, तो जो प्राइस है वो वापस से डाउन हो जाएगा। अब ये सप्लाई कैसे बढ़ेगा? इस चीज के लिए गवर्नमेंट जब ऐसे सिस्टम्स अपनाती है तो उसकी एक मजबूरी है, उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि उसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करने पड़ेंगे। वो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, मतलब एक तरह से स्टॉक मेंटेन कर रखा है आपने फॉरेन करेंसी का। उस स्टॉक में से कभी भी आप डॉलर रिलीज कर देते हो और कभी भी उस स्टॉक में डॉलर खरीद के लाते हो। तो जो सेलिंग और बाइंग है फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट, वो इस स्टॉक में से होती है। इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो जो भी कंट्री इस सिस्टम को लाना चाहती है कि हमारे यहाँ पे जो है फॉरेन करेंसी के प्राइस को हम स्टेबल रखेंगे, उसे हिलने नहीं देंगे, तो उसके लिए ये जरूरी है कि उसके पास एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा, और उस रिजर्व का इस्तेमाल करके वो मैनिपुलेट करेंगे प्राइस को। जब प्राइस ऊपर जाएगी तो उसको खींच के नीचे ले आएंगे, प्राइस नीचे जाएगी तो उसको खींच के ऊपर ले आएंगे, राइट। इस तरीके से आप प्राइस की स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते
इस सिस्टम का एक और नाम है पेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। और इसमें जो है एक्सचेंज रेट जो है वो फिक्स रहते हैं, और ये एक्सरसाइज कौन कर रहा होता है? गवर्नमेंट कर रही होती है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट इसमें आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के साथ काम करती है, क्योंकि होल्डिंग जो है वो आरबीआई के पास होता है रिजर्व का। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का पर्पस है स्टेबिलिटी। दिस इज द होल और बेसिक पर्पस फॉर दिस सिस्टम। कोई भी इकोनॉमी जब ये डिसाइड करती है कि हमें तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम पे जाना है, तो इसका मतलब है कि वो ये चाहती है कि उसके इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहे फॉरेन ट्रेड को लेके। फॉरेन ट्रेड स्टेबल कैसे होता है? फॉरेन ट्रेड में जरा फैक्टर्स को सोचो। एक है जो इंडिया में लोग बैठे हैं, एक है जो फॉरेन में लोग बैठे हैं। इंडिया में जो लोग बैठे हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स रुपीज में करते हैं, जो फॉरेन में सिचुएटेड है एग्जांपल के लिए वो ट्रांजेक्शन डॉलर में करते हैं। अब कोई गुड्स खरीदा जा रहा है, इंडिया खरीद रहा है फॉरेन से, वो पेमेंट करना चाहता है रुपी में, और जो फॉरेन में बैठे हैं वो रिसीव करना चाहते हैं डॉलर में, राइट। अब ये रुपी और डॉलर का जो है वो कन्वर्जन होके सेटलमेंट होगा। बेसिकली उनको डॉलर चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं डॉलर खरीद के उनको देने पड़ेंगे, राइट। तो आप सामान भी खरीद रहे हो और डॉलर भी खरीद रहे हो। अब अगर आप सामान और डॉलर दोनों खरीद रहे हो, तो सामान का तो प्राइसेस जो है वो डिमांड फोर्सेस और सप्लाई फोर्सेस फॉर दैट कमोडिटी हैंडल हो गया। डॉलर का भी डिमांड सप्लाई से उसका प्राइस चेंज होता है, और उसे भी आपको खरीदना पड़ेगा। अब अगर हमेशा ये डर बना रहे कि कहीं डॉलर महंगा ना हो जाए, उस डर को हटाने के लिए गवर्नमेंट ऐसे सिस्टम सप्लाई करती है, राइट। अब देखो, अगर ये स्टेबल हो गया तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ट्रेड में। कॉन्फिडेंस बढ़ने का मतलब ये है कि अगर मैं जब भी कोई ट्रेड करता हूं तो पहले प्लान करता हूं ना, मुझे इतने फंड्स की जरूरत होगी। सपोज मुझे अगर कोई मशीन परचेस करनी है, उसकी कीमत है 8 लाख रुपए। वो 8 लाख रुपए के लिए मुझे पता है कि 80 रुपए के हिसाब से, राइट, मुझे $10,000 पे करने हैं। अब ये $10,000 ही पे करने हैं, मुझे $10,000 ही खरीदने हैं, और मुझे 8 लाख का खर्चा आएगा। अगर ये बार बार फ्लक्चुएट होगा, और ये सपोज कभी भी 85 हो सकता है, अब अगर 85 हो गया तो मुझे 8.5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। खरीदना $1 लाख ही है, पर अब उसके लिए 8.5 लाख का खर्चा करना है, और वो मशीन की कीमत नहीं बढ़ी, एक्चुअली में डॉलर की कीमत चेंज हो जाने की वजह से वो प्रोडक्ट महंगा हो गया। तो ये कॉन्फिडेंस को लूज करता है, ट्रेडर घबराता है। तो उस घबराहट को हटाने के लिए और फॉरेन ट्रेड को स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के सिस्टम सप्लाई करती है कि आपके डॉलर का रेट हम हिलने नहीं देंगे। वो 80 है तो 80 ही रहेगा। तो यू कैन easily planned out that we want, if we want to purchase some machinery, the cost of that machinery will remain constant, वो नहीं हिलेगी, राइट। तो प्लानिंग आसान हो जाती है, इस वजह से ट्रेडिंग और बिजनेस आसान हो जाता है। इसी तरीके से देखो, एक तो ट्रेड को सपोर्ट मिला, दूसरा कैपिटल मूवमेंट को सपोर्ट मिलता है। कैपिटल मूवमेंट क्या होती है? कैपिटल का मतलब होता है फंड इन्वेस्टेड इन बिजनेस। जैसे इंडिया के लोग अमेरिका की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या अमेरिका के लोग इंडिया की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उनके साथ भी यही समस्या है कि सपोज मैंने अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया, और सपोज इन्वेस्टमेंट तो राइज कर रहा है पर मेरा करेंसी फॉल हो रहा है, तो वो जो गेन होगा मेरे इन्वेस्टमेंट का, वो करेंसी फॉल की वजह से कंपनसेट हो जाएगा, तो मुझे फायदा ही नहीं होगा। जब इंडिया के लोग बाहर इन्वेस्ट करते हैं या बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है, और उस वजह से हम ज्यादा ग्रो करते हैं। इतनी सारी कंपनियां हैं जो इंडिया में आके बिजनेस कर रही हैं, और हमारी कंपनियां भी फॉरेन में जाके बिजनेस कर रही हैं, और यहाँ पे कैपिटल मूवमेंट हो रहा है, मतलब इंडिया के लोग पैसा बाहर लगा रहे हैं, बाहर के लोग पैसा इंडिया में लगा रहे हैं। और ये सारा कुछ तभी चल सकता है जब स्टेबिलिटी मेंटेन हो। तो जब पर्पस ये है कि हमें स्टेबिलिटी मेंटेन करवानी है फॉरेन ट्रेड में और कैपिटल मूवमेंट में, तो हमें कैसा सिस्टम अप्लाई करना चाहिए? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जैसा सिस्टम अप्लाई करना चाहिए, जहां पे प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी को हम फ्लक्चुएट नहीं होने देंगे। उसमें गवर्नमेंट आके इंटरवीन करेगी, और जब भी प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगी, गवर्नमेंट उस प्राइस को नीचे ले आएगी, और जब भी प्राइस नीचे जाने की कोशिश करेगी, गवर्नमेंट उस प्राइस को ऊपर ले जाएगी। दिस इज द होल कंसेप्ट। ये देखो, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो वीकर हो रहा है, इसका मतलब है इंडिया की करेंसी फॉल हो रही है और डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम सप्लाई बढ़ा देंगे। इफ एक्सचेंज रेट गेट स्ट्रॉन्गर,
एक्सचेंज रेट मतलब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। यहाँ पे पहले डॉलर सपोज $1 80 था, अब $1 की कीमत पहुंच गई है 82 रुपीज। तो हम इसको वापस से 80 लाने के लिए सप्लाई बढ़ा देंगे। सप्लाई बढ़ जाएगा तो कमोडिटी जब मार्केट में बढ़ जाएगी, कंज्यूमर तो या बायर तो उतने ही है उस कमोडिटी के, तो उसका प्राइस नीचे आ जाएगा, इजीली अवेलेबल है। और जब ये रेट वीकर होता है, मतलब कि डॉलर सस्ता होता जा रहा है, पहले डॉलर 80 रुपए का था, अब डॉलर जो है वो 78 रुपीज का हो गया, तो हम वापस 80 उसको कैसे ले जाएंगे? बाय इंक्रीजिंग द डिमांड। इसका मतलब है गवर्नमेंट भी कूद जाएगी मार्केट में और डॉलर खरीदना शुरू कर देगी, जिससे कि डॉलर की जो अवेलेबिलिटी है मार्केट में वो डिक्रीज हो जाएगी, और डॉलर की अवेलेबिलिटी अगर मार्केट में डिक्रीज हो जाएगी तो फिर डॉलर फिर से महंगा हो जाएगा। दिस इज हाउ दिस मैनिपुलेशन हैपेंस, राइट? अब अगर आप ये करना चाहते हो कि सर हम एज अ गवर्नमेंट, कि आप अपने फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना चाहते हो, डॉलर की प्राइस को स्टेबल करना चाहते हो, तो आपको तो जब भी जरूरत पड़ेगी आपको बाइंग सेलिंग करनी है। बाइंग सेलिंग करनी है तो पहले स्टॉक होना चाहिए डॉलर का आपके पास, तभी आप ये बाइंग सेलिंग कर पाओगे। दिस इज द रीजन गवर्नमेंट नीड टू मेंटेन लार्ज रिजर्व्स फॉर फॉरेन करेंसी। आपको एक अच्छा रिजर्व आपके पास होना चाहिए। इंडिया का रिजर्व देखो पिछले 10 साल में काफी बढ़ता जा रहा है, और $600 मिलियन का रिजर्व है आज के समय पर, अप्रॉक्स 580 समथिंग। तो ये एबिलिटी देता है आपको ये मैनिपुलेशन करने का। क्या इंडिया में फिक्स रेट सिस्टम चलता है? आंसर इज नो। कैसा चलता है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, आगे के लेक्चर में आ जाएगा। बट गवर्नमेंट के पास रिजर्व है, अगर वो चाहे तो इस सिस्टम को प्रॉपरली चला सकता है। और जिन देशों के पास ये सिस्टम नहीं होता, वो देश जो हैं वो इस तरह के सिस्टम्स अप्लाई नहीं कर सकते। आगे की बात करते हैं। इकोनॉमी चलाने के लिए ये एक बात इंपॉर्टेंट है कि भाई हमको सपोज स्टेबिलिटी चाहिए फॉरेन ट्रेड में, हमने ये सिस्टम अप्लाई कर दिया। अब इस बात को समझो जरा कि आखिर ये कैसे डिसाइड होता होगा कि $1 को 80 रुपए पे रखना है। हाउ कैन वी डिसाइड दिस? ये पेजिंग किसकी करेंगे हम? 80 रुपए की वैल्यू के बराबर की असेट हम होल्ड करेंगे, इस तरीके से हम 80 रुपए का रेट मेंटेन करवाएंगे। अब 80 रुपए की असेट होल्ड करने का मतलब क्या है? देखो, इस तरह के सिस्टम में हम किसी ना किसी चीज से पेजिंग करते हैं। ये जो नाम है ना, पेजिंग, पेज टू समवन, मतलब अटैच्ड टू समवन। तो हम अटैच करेंगे इस वैल्यू को किसी असेट की वैल्यू से। और दुनिया में जो सबसे ज्यादा अटैचमेंट यू कैन से रिलायबल है, वो है गोल्ड। गोल्ड की टर्म्स में अटैचमेंट करते हैं। तो ये जो फिक्सिंग ऑफ वैल्यू है, वो किसी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड से हम अटैच करेंगे। एक्सटर्नल स्टैंडर्ड गोल्ड हो सकते हैं, सिल्वर हो सकते हैं, अदर प्रेशियस मेटल हो सकते हैं, और कुछ देश तो ऐसा होता है कि दूसरी करेंसी में अटैच कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम चाहें तो इंडियन रुपीस की वैल्यू को अटैचमेंट कर सकते हैं, किसके साथ? डॉलर के साथ। बहुत सारे देश ऐसा करते हैं डॉलर के साथ। इसलिए डॉलर दुनिया की सबसे स्ट्रांग करेंसी है। उनके पास इतना गोल्ड और प्रेशियस मेटल नहीं है, तो वो जो अपने जो रेट है, वैल्यू है, उसको अटैच करते हैं किसके साथ? डॉलर के साथ। तो पेजिंग जो है वो इनमें से किसी भी चीज़ के साथ की जा सकती है। मतलब आप एक तरह से पैरिटी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। पैरिटी मतलब इक्वालिटी मेंटेन कर रहे हो, गोल्ड के साथ, सिल्वर के साथ, प्रीशियस मेटल के साथ, या अदर करेंसीज के साथ। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। जब कोई देश अपनी होम करेंसी को टाई कर लेता है फॉरेन करेंसी के साथ, सपोज हम अगर इंडियन रुपी को डॉलर के साथ टाई करेंगे, तो फिर इसको ही बोला जाता है पेजिंग। यही मैं समझा रहा हूँ कि अटैचमेंट बोला जाता है। आई होप मेरी बात समझ में आई। एक बार क्विक रिकॉल करते हैं हमारे टॉपिक का, और हम फिर बढ़ते हैं इसके मेरिट और डीमेरिट पे। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज रेट मेंटेन करने का सिस्टम है किसी भी इकोनॉमी में, वो 3 तरह का हो सकता है: फिक्स, फ्लेक्सिबल, मैनेज्ड। उसमें से हम केवल फिक्स पार्ट को हम अभी पढ़ रहे हैं, राइट? देखो यहाँ से शुरू की। टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम: फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। अब देखो,
फिक्स के अंदर हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि आखिर क्या पर्पस है किसी इकोनॉमी की, गवर्नमेंट का, कि उसे फिक्स सिस्टम फॉलो करना है। पर्पस होता है स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड एंड स्टेबिलिटी ऑफ कैपिटल मूवमेंट। दूसरी बात, आप ये स्टेबिलिटी कैसे लाओगे? अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट वीकर हो रहा है, इसका मतलब है डॉलर सस्ता हो रहा है, तो हम डॉलर को वापस महंगा करवाएंगे कैसे? डॉलर को खरीद के। और अगर डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है, मतलब डॉलर महंगा होता जा रहा है, हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, तो हम डॉलर को नीचे लेके आएंगे उसकी प्राइस कैसे? सप्लाई बढ़ा के। मतलब हम डॉलर सेल करेंगे, हम कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डॉलर सेल कर देगी इकोनॉमी में, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो प्राइस नीचे आ जाएंगे। तो ये जो प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसके लिए चाहिए अवेलेबिलिटी ऑफ रिजर्व। रिजर्व अवेलेबल होंगे तो आप ये ऐसा कर पाओगे, अदरवाइज कैसे कर पाओगे? आखिरी बात मैंने बताई कि होम करेंसी को हमें पैरिटी वैल्यू पे मेंटेन करना पड़ता है, और वो, क्योंकि आप तो डॉलर के कंपैरिजन में तो उसे फ्लक्चुएट कर रहे हो, बट किसी से तो पैरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो वो जो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड है जिनसे हम पैरिटी मेंटेन करते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो होम करेंसी की पैरिटी मेंटेन रहती है एदर विद गोल्ड, सिल्वर और अदर प्रीशियस मेटल, और इवन विद सम फॉरेन करेंसी। एग्जाम्पल के लिए जनरली लोग डॉलर के साथ पैरिटी मेंटेन करते हैं। ये जो होम करेंसी को किसी फॉरेन करेंसी के साथ पैरिटी वैल्यू पे मेंटेन करने की बात होती है, इसका मतलब ही है, इसका ही मतलब है कि आप पेजिंग कर रहे हो, आप अटैचमेंट कर रहे हो, राइट? अब हम बात करते हैं अगली, आखिर इस फिक्स एक्सचेंज रेट के सिस्टम के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है? क्या फायदा होगा फिक्स रेट मेंटेन करके? पहला फायदा है स्टेबिलिटी, जो हमारा पर्पस था वो अचीव होगा। नो अनसर्टेनिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज रेट। हमारे ट्रेडर्स के मन में कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी ट्रांजैक्शन करते समय। जो उन्होंने प्लान किया था कि मुझे कितना खर्चा आएगा गुड्स बाय करने में फॉरेन से, या गुड्स सेल करने में फॉरेन को, मुझे कितना फंड रिसीव होगा, वो उतना ही होगा जैसा उन्होंने प्लान किया था, क्योंकि रेट को हम स्टेबल रखेंगे, राइट? तो अनसर्टेनिटी को दूर करता है और इससे फॉरेन ट्रेड प्रमोट होता है। जिस तरीके से फॉरेन ट्रेड प्रमोट होता है, मैंने वैसे ही बताया कि आपका कैपिटल मूवमेंट भी प्रमोट होगा, राइट? जिस तरीके से फॉरेन ट्रेड प्रमोट हो रहा है, वैसे कैपिटल मूवमेंट भी प्रमोट होगा। दूसरी बात, ये कैपिटल मूवमेंट वाली बात आ गई। प्रमोट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब इंडिया के लोग फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। अगर इंडिया के लोग इंडिया में ही इन्वेस्ट करेंगे तो ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, और अगर इंडिया के लोग फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी कंपनी में, किसी स्टॉक में, तो फिर वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी तभी ज़्यादा प्रमोट होगा, बाहर से हमारे यहाँ लोग इन्वेस्ट करने, और हम बाहर तभी इन्वेस्ट करने जाएंगे जब हम प्लान कर पाएंगे, और प्लान तभी अच्छा कर सकते हैं जब एक्सचेंज रेट को लेके अनसर्टेनिटी ना हो, राइट? आगे चलते हैं। इसके अंदर ये पार्ट भी समझ लो कि लैंडिंग और बोरोइंग जो है वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। जब हम किसी को लैंड करते हैं या बोरो करते हैं, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है ना। इस इन्वेस्टमेंट को हम तभी आसानी से कर पाएंगे या कॉन्फिडेंस से कर पाएंगे जब रेट बीच में ना आते हो। तभी तो हम इंटरेस्ट जो अर्न करना चाह रहे हैं वो अर्न हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा? पता चला इंटरेस्ट तो अर्न किया, बट हमारी होम करेंसी इतनी फॉल कर गई कि जो मुझे हाथ में पैसा आना था वो उतना आया ही नहीं, राइट? तो वो स्टेबिलिटी उनको कॉन्फिडेंस देती है। अगली बात चलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड एक ही बात है, और क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, इसलिए अगर रेट चेंज नहीं हो रहे हैं तो लोग आराम से प्लान आउट कर पाएंगे अपने ट्रेड को और प्रॉफिट्स कमा पाएंगे। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को रोका जा सकेगा। ये स्पेकुलेशन क्या होते हैं? स्पेकुलेशन का मतलब होता है अंदाजा लगा के लोग काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, लोग स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन ही करते हैं। ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो महंगा, रिलायंस का स्टॉक महंगा हो जाएगा, तो आज खरीद लो 100 रुपए पे, और महंगा हो जाए 150 रुपए पे तो बेच दो, तो 50 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। अब उनको रिलायंस इंडस्ट्री में कोई बिजनेस नहीं करना है, बस रोज बैठ के स्पेकुलेशन कर रहे हैं और वहां से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। और दिस इज नॉट अ गुड कल्चर, क्योंकि इसकी वजह से कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। आप इन रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पहले रिलायंस के बिजनेस को समझो,
आप देखो रिलायंस ने जो बिजनेस कर रही है उसमें वो प्रॉफिट कमाएगी, एक अच्छे लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करो, और जब लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करोगे और रिलायंस जब कमाएगा पैसा तो वो प्रॉफिट की तरह बांटेगा, वो प्रॉफिट आपको मिलेंगे, और धीरे धीरे उसकी जो कैपिटल एप्रिसिएशन होगी लंबे समय में वो भी आपको रिसीव हो जाएगी। तो दिस इज द यू कैन से आइडियल और प्रॉपर मैनर टू इन्वेस्ट फंड्स। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप रोज बैठ के अंदाजे लगाते हो और अंदाजे लगा के ट्रेडिंग करते हो। उससे क्या होता है, कभी कभी जो प्राइसेस होती हैं वो अननेसेसरीली हाई हो जाती है, वर्थ नहीं होती उनके पीछे, बस क्योंकि डिमांड आपने बढ़ा दी इस वजह से प्राइस ऊपर चली गई, और इसीलिए फिर बड़े बड़े लॉसेस होते हैं लोगों को शेयर मार्केट में जो इस तरह के ट्रेडिंग में रहते हैं, राइट। तो दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ ट्रेडिंग और गुड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये इस तरह की एक्टिविटीज हमेशा हानिकारक है मार्केट के लिए। इसको बोला जाता है स्पेकुलेशन लगाना, एंटीसिपेट करना और उस हिसाब से ट्रेड कर देना, बस प्राइस ऊपर जा रही है इसका मैं प्रॉफिट निकाल लूं। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज फिक्स बाय गवर्नमेंट। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट फिक्स कर देती है तो इससे ये जो पॉसिबिलिटी है फ्लक्चुएशन की वो एलिमिनेट हो जाती है, और लोग स्पेकुलेशन लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो क्या कर दिया, $1 80 फिक्स करके रखा है, अब लगाओ स्पेकुलेशन। So this is how government can control the speculative activity and control the deterioration in the foreign exchange market. इस तरह के लोग नुकसान पहुंचाते हैं रियल ट्रेडर्स का, रियल बिजनेसमैन। आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम अवॉइड आर्बिट्री एंड कंपेटिटिव डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन बाय द गवर्नमेंट। अब देखो इस चीज को जरा ध्यान से समझना। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है उनकी नेशनल इनकम अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाए, ठीक है। आर्बिट्री और कॉम्पिटिटिव, आर्बिट्री का मतलब होता है ऑटोनोमस, जिसमें वो किसी चीज से, हम बिना किसी चीज से इन्फ्लुएंस हुए कोई काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे हमने आर्बिट्री एक्टिविटी की। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है कि जब हम किसी के इन्फ्लुएंस में आके काम कर रहे हैं, कंपटीशन में काम कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव होता है। ये जो टर्म है डिवैल्यूएशन, इसका मतलब होता है कि जो जो वर्थ है हमारी होम करेंसी उसको हम डिग्रेड कर रहे हैं। डी वैल्यू करना मतलब कि वैल्यू को कम करना, डेप्रिशिएट करना भी वैल्यू को कम करना होता है। तो डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन दोनों वैल्यू को कम करते हैं, बट इन दोनों के अंदर बेसिक सा डिफरेंस है, वो मैं आगे जाके समझाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। अभी के लिए केवल इतना समझ लो कि हम होम करेंसी की वैल्यू को कम कर रहे हैं। तो अगर आर्बिट्री या कॉम्पिटिटिवली डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन के जो खतरे हैं, तो ऑब्वियसली नुकसान की बात है ना कि होम करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, इसको अवॉइड करना चाहते हो तो आप ये सिस्टम फॉलो करो। अब ये तो बात समझ में आ गई। सर इसका क्या लेना देना है कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का, आगे समझाता हूं। इससे क्या होगा, जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, ट्रेडिंग पार्टनर्स का मतलब क्या, सपोज हम जिनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, मैं किसी सामान खरीद रहा हूं तो एक तो मैं हुआ, और वो पर्सन कहला सकता है मेरा ट्रेडिंग पार्टनर। तो जो बेचने वाला है वो ट्रेडिंग पार्टनर। अब ट्रेडिंग पार्टनर को भी तो वही खतरे हैं जो हमें है, राइट। ट्रेडिंग पार्टनर को भी तो वही खतरे हैं, उसको भी तो वही टेंशन है कि अननेसेसरी कहीं एक करेंसी, होम करेंसी जो है वो इंक्रीज ना हो जाए, डिक्रीज ना हो जाए। उसके एंटिसिपेशन में भी तो वही दिक्कतें आएंगी। तो उसके रिस्पेक्टिव से हमने जब स्टेबिलिटी दी तो वो खुश हो गया, और वो जितना खुश होगा, जितना कॉन्फिडेंस में आएगा, उतना ज्यादा ट्रेड करेगा इंडिया से, और इंडिया से वो जब ज्यादा ट्रेड करेगा तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अब तुम जानते हो किसी कंट्री का अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है, या अगर चलो वो इंडिया में एक्सपोर्ट कर भी रहा है ना, वो खरीदने वाले लोग भी खुश हैं और बेचने वाले लोग भी खुश हैं, तो जो इंडिया में गुड्स बेच भी रहे हैं वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं ना, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इज अ वेरी गुड थिंग। तो यहाँ पे उन लोगों के बीच में एक कॉन्फिडेंस जनरेट होने की वजह से इंडिया आसानी से एक्सपोर्ट कर पाएगा, राइट। क्योंकि ये दुनियादारी इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट होने का मतलब समझते हो, हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है, जैसे ऑयल के लिए किसी कंट्री पे डिपेंडेंट है, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो फूड के लिए हम पे डिपेंडेंट है, तो वो हमसे फूड इंपोर्ट करते हैं, हम उनसे ऑयल इंपोर्ट करते हैं। हम एक्सपोर्ट करके पैसा कमाते हैं फूड पे, वो एक्सपोर्ट करके पैसा कमाते हैं ऑयल पे। अगर हमने फिक्स सिस्टम अपना लिया
तो हम ना सिर्फ हम, हमारे ट्रेडिंग पार्टनर भी कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएंगे और उस कॉन्फिडेंस की वजह से हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। और इस एक्सपोर्ट के इंक्रीज की वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो मैक्रो पॉलिसीज है उसके साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर पाएंगे, राइट। तो क्योंकि ये दुनियादारी जो है वो इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, उनकी पॉलिसी अलग है, हमारी पॉलिसी अलग है, राइट। तो हमें जरूरत है कि हम दूसरों के साथ मैचअप करके चले, कोऑर्डिनेट करके चले, राइट। तो हम अगर फिक्स सिस्टम अपनाते हैं तो हमें ये सारे फायदे होते हैं। एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं कौन कौन सा फायदा हुआ। एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्टेबिलिटी की वजह से फॉरेन ट्रेड में फायदा होगा, पहला पॉइंट। स्टेबिलिटी की वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल मूवमेंट में फायदा होगा। लैंडिंग बोरोइंग जो है वो आसान हो जाएगी। इंटरनेशनल ट्रेड को फायदा मिलेगा। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो ज़्यादा ट्रेड करेंगे। इसकी वजह से स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ को कम किया जा सकेगा। जो मार्केट में अननेसेसरी फ्लक्चुएशन आते हैं जिनकी वजह से कई लोगों को नुकसान हो जाता है, जिसके पास ज़्यादा फंड होते हैं वो लोग इसमें गेन करते हैं। इसीलिए तो देखो स्मॉल ट्रेडर्स जो है शेयर मार्केट में हमेशा रोते रहते हैं। बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो उन लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसे निकाल लेते हैं, क्योंकि वो बस स्पेकुलेशन कर देते हैं। थोड़े दिन के लिए खरीदेंगे सामान, वो जैसे ही खरीदेंगे इतना जोर से मार्केट में प्राइस का उछाल आएगा, लोग सोचेंगे अरे ये तो भागने वाला है शेयर ऊपर, लोग खरीदना शुरू कर रहे हैं। और जब वो खरीदना शुरू कर रहे हैं, जब उन्होंने प्राइस को काफी ऊपर कर दिया, वो जो शुरुआत में जिसने स्टार्टर लगाया था उसने अपने पैसे निकाले बेच के। और जब उसने इतना बड़ा अमाउंट निकाला, धाड़ से शेयर के प्राइस गिर गए। दूसरे लोगों को तो फर्स्ट मूवर तो वो था, वो तो लेके निकल गया अपने पैसे। अब आपकी तो प्राइस हो गई नीचे, हो गया लॉस। ये मार्केट में रोज होता है स्पेकुलेशन से। और देखना चाहिए कि कहाँ पे प्राइसेस केवल स्पेकुलेटिवली बढ़ रही है, वहां मत जाओ कभी भी इन्वेस्टमेंट करने, राइट। सो कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड लास्ट थिंग इज, अगर आप फिक्स रेट सिस्टम अपनाते हो तो आप आसानी से कोऑर्डिनेट कर पाओगे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज का। तो ये सारे फायदे थे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के। अब आखिर में हम इस लेक्चर में बस ये और कवर कर लेते हैं कि आखिर फिक्स रेट सिस्टम के कुछ नुकसान भी होंगे, वो कौन से हैं। फिक्स रेट सिस्टम का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए तो आप ये सिस्टम अपना सकते हो, अदरवाइज ये चॉइस में नहीं है आपकी। जब तक आपके पास एक्सचेंज रिजर्व नहीं है आप इस सिस्टम पे जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप मैनिपुलेट करोगे कैसे। पहले आपके पास पैसे होने चाहिए ना प्राइस को मैनिपुलेट करवाने के लिए, और थोड़े बहुत पैसे नहीं, काफी ज्यादा पैसे। इतने ज्यादा पैसे कि वाकई में डॉलर के रेट में अंतर आए। छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करने से नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को जब बाय करना है तो ह्यूज अमाउंट में बाय करना पड़ता है, ह्यूज अमाउंट में सेल करना पड़ता है। तो यू नीड सब्सटेंशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, राइट। अब चलो सर कोई कंट्री है उसके पास तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जैसे इंडिया के पास, तो फिर तो अच्छा है, अपन तो यही सिस्टम अपना लेते हैं, फुल कॉन्फिडेंस रहेगा सबके अंदर। यहाँ पे एक और समस्या है, जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट कर लेगी, है ना, अपनी पॉकेट में डाल लिया सारा, और छोड़ा ही नहीं किसके लिए, किसके पास, बिजनेसमैन के पास। तो बिजनेसमैन कैपिटल मूवमेंट कैसे करेगा, वो दूसरे देशों में जाके इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को जितना ज्यादा ब्लॉक करोगे, एक गवर्नमेंट जब भी अपने देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बहुत ज्यादा ब्लॉक करती है तो मूवमेंट ऑफ कैपिटल हो नहीं सकती कि हमारे यहाँ पे आपने अपनी पॉकेट में डाल लिया, बिजनेसमैन की पॉकेट में छोड़ा ही नहीं, राइट। तो इन्वेस्टमेंट जो है उससे हैम्पर होते हैं और विदेशों में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। अब देखो इस एरा में या इस टाइम पे आके अडानी अंबानी काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरेन में, पहले नहीं हो पाते थे। रीजन बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी इंडिया की। मैं फिर कह रहा हूँ कि क्या इंडिया फिक्स रेट सिस्टम अपनाता है या फिक्स रेट सिस्टम पे चलता है, आंसर इज नो। कौन से सिस्टम पे चलता है हम आगे जाके पढ़ेंगे, मैनेज पे चलता है, थर्ड सिस्टम, मैं पढ़ाऊंगा इसे, आगे देखते हैं। डिफिकल्टी इन फिक्सिंग एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट को फिक्स करने में डिफिकल्टी आती है। सर अभी तो आपने बोला कि फिक्स कर देंगे, हाँ फिक्स कर दोगे, बट फिक्स करोगे कैसे, जिसे मैंने बताया कि गोल्ड से पैरिटी मेंटेन करो, किसी फॉरेन करेंसी से पैरिटी मेंटेन करो, एंड दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। क्योंकि गोल्ड के रेट भी तो बढ़ते और कम होते हैं, तो आपको वो जो
पैरिटी है उसे हिलाना पड़ेगा। अगर पैरिटी हिला दोगे तो फिर डॉलर के अगेंस्ट जो रेट है उसको भी हिलाना पड़ेगा। सो वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। पहली चीज तो ये डिटरमाइन करना ही डिफिकल्ट है कि आखिर किस लेवल पे फॉरेन एक्सचेंज रेट को रखा जाए, मतलब वो पैरिटी निकालना ही मुश्किल है, यही कॉम्प्लेक्स है। और दूसरी बात, उसमें भी अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन हो सकता है। अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन की समस्या का क्या मतलब है? मार्केट लेवल से अगर आपने अपने एफईआर को नीचे रख रखा है तो ये अंडर वैल्यूएशन है, और इसकी वजह से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें डेफिसिट आ जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट इस चैप्टर के बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए केवल इतना समझ लो, अंडर वैल्यूएशन की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आता है। अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? मार्केट वैल्यू है एक है मार्केट वैल्यू, और एक है आपकी वैल्यू। अगर आपकी वैल्यू मार्केट वैल्यू से नीचे है तो अंडर वैल्यूएशन, आपकी वैल्यू मार्केट वैल्यू से ऊपर है तो ओवर वैल्यूएशन। मार्केट में डॉलर का जो रेट है, एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ना, वहां जाके देखो डॉलर का जो रेट है, अगर आपकी वैल्यू उससे नीचे है तो अंडर वैल्यूएशन, ठीक है। ओवर वैल्यूएशन, मार्केट के रेट से आपने हायर रख रखी है अपनी वैल्यू। ना अंडर वैल्यूएशन होना चाहिए ना ओवर वैल्यूएशन होना चाहिए, तभी स्टेबिलिटी आती है। पर जब हम रेट फिक्स करके रखते हैं तो अपने आप क्रिएट होता रहता है अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन, और इसका असर पड़ता है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का असर आपके लिए, इकोनॉमी के लिए खतरनाक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक्चुअली में कोई ज्यादा डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में या तो डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस क्रिएट हो जाएगा, डिपेंड्स। अगर आप ओवर वैल्यू कर दोगे तो सरप्लस आ जाएगा, और अगर अंडर वैल्यू करके रखोगे तो डेफिसिट आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू क्या होता है? एक होती है मार्केट वैल्यू, और एक होती है जो आपने वैल्यू कर रखी है। अगर आपकी वैल्यू मार्केट वैल्यू से नीचे है तो अंडर वैल्यू, आपकी वैल्यू मार्केट वैल्यू से ऊपर है तो ओवर वैल्यू। ओवर वैल्यू है तो पूरी इकोनॉमी के लेवल पे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इंपैक्ट आएंगे। ओवर वैल्यू की वजह से सरप्लस मिलेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, अंडर वैल्यू की वजह से डेफिसिट मिलेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हमें ये बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर में मैं सिखाऊंगा कि क्या असर पड़ता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में इस तरह के डिफरेंसेस। दोनों ही अच्छे नहीं है। तो ना हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी वैल्यू ओवर वैल्यू होनी चाहिए, ना ही फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू अंडर वैल्यू होनी। और जब हम फिक्स करके रखते हैं तो क्योंकि रियलिटी में तो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है डिमांड और सप्लाई चल रहा है कंटिन्यूअसली, डॉलर का और रुपी का आपस में, तो वो चीज प्राइस को हिला रहा है। आप मैनिपुलेट करके, मैनेज करके उसको फिक्स रखे हुए, तो बार बार अंडर वैल्यू होंगी चीजें, बार बार ओवर वैल्यू होंगी, उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस या डेफिसिट में जाएगा। दो बातें अभी तक पढ़ी। आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए, और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स द फॉरेन एक्सचेंज रेट। व्हाई इट इज डिफिकल्ट? पहली चीज, उसको डिटरमाइन करना ही डिफिकल्ट है, जिससे भी पैचिंग करोगे आप। और दूसरा, बार बार अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन की सिचुएशन क्रिएट होगी, जिससे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इंपैक्ट होगा, राइट। एंड द लास्ट थिंग, एक्सचेंज रेट कैन नॉट बी फिक्स परमानेंटली। अब परमानेंट फिक्स तो कर ही नहीं सकते, ये बात हम सेकंड पॉइंट से ही समझ लो। बार बार अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन होगी, और मैंने कहा ना गोल्ड का रेट भी तो बढ़ेगा घटेगा। तो 80 कर दिया है आपने, $1 इक्वल टू 80 रुपए, लेकिन आप ऐसा सोचो कि यार ये तो परमानेंट हो गया हमेशा के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसी एक सर्टेन टाइम के बाद, या फिर किसी सर्टेन सिचुएशन के बाद, टाइम के बाद मतलब एक टाइम के बाद आपको वैल्यूएशन वापस देखनी पड़ेगी, या फिर कोई ऐसा इवेंट हो जाता है, राइट, ऐसा इवेंट हो जाता है जिस वजह से वैल्यू में चेंज आए हैं या करना पड़ेंगे। तो किसी घटना की वजह से या समय बीत जाने की वजह से आपको चेंजेस तो लाने ही पड़ेंगे, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो फिक्स सिस्टम भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अब ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना, डीमेरिट वाली, ये सब, इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है फ्लेक्सिबल सिस्टम में। और यहां जो फायदे थे ना, उनमें से कुछ चीजें फ्लेक्सिबल सिस्टम में क्या बन जाएंगी, प्रॉब्लम्स। तो एक ही बार इनको ठीक से पढ़ने से अगले वाले जो पूरा सिस्टम है उसके मेरिट और डिमेरिट बहुत आराम से समझ पाओगे। वो सिस्टम आएगा ही इसलिए, फ्लेक्सिबल सिस्टम बनाया ही दुनिया ने इसलिए कि ये जो फिक्स सिस्टम में प्रॉब्लम्स थी इनको ओवरकम किया जा सके। लेकिन कुछ इसके जो मेरिट्स थे, जिसको हम मेरिट्स की तरह ले रहे हैं, वो वहां जाके डीमेरिट बन सकते हैं। आई होप मेरी बात समझ में। और इस स्टेटमेंट को लेके चलो आगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको थर्ड सिस्टम समझाने में भी हेल्प करने वाला है।
राइट। तो हमने क्विकली रिकॉल कर लेते आज क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इकोनॉमीज कौन कौन से फॉरेन एक्सचेंज रेट के सिस्टम्स को फॉलो करती हैं। तो 3 सिस्टम्स फॉलो किए जाते हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। और भी सिस्टम्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं, पर हमारे सिस्टम के हिसाब से 3 सिस्टम फॉलो हो रहे हैं। एक है फिक्स एक्सचेंज रेट, एक है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और एक है मैनेज फ्लोटिंग रेट। फ्लेक्सिबल को फ्लोटिंग भी बोलते हैं। तो फिक्स, फ्लोटिंग और मैनेज फ्लोटिंग। उसमें से हमने आज फोकस किया केवल फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम पे। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का पर्पस है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी फॉरेन ट्रेड में, स्टेबिलिटी कैपिटल मूवमेंट में। कैसे स्टेबिलिटी होगी? रियलिटी में तो बाइंग सेलिंग होगी फॉरेन करेंसी की, तो प्राइसेस तो फ्लक्चुएट करेंगी, लेकिन गवर्नमेंट उसमें बीच में आएगी और जब प्राइसेस ऊपर जाने की कोशिश करी होंगी तो पुल डाउन कर लेगी, जब प्राइसेस नीचे जा रही होंगी डॉलर की तो उसको पुल अप कर लेगी। कैसे करेगी? फॉरेन करेंसी को बाय करके या फॉरेन करेंसी को सेल करके। तो या तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़वा देगी या फॉरेन करेंसी का सप्लाई बढ़वा देगी। राइट। ऐसा करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इकोनॉमी जो है वो कैसे ये मेंटेन करेगी होम करेंसी की पैरिटी वैल्यू? तो वो पैरिटी वैल्यू मेंटेन की जाती है इधर किसी भी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में। गोल्ड के केस में गोल्ड के साथ कर सकते हो पैरिटी वैल्यू मेंटेन, सिल्वर के साथ और किसी प्रीशियस मेटल के साथ, या फिर फॉरेन किसी फॉरेन करेंसी के साथ जैसे डॉलर के साथ। ये जो पैरिटी वैल्यू जब भी हम मेंटेन करते हैं होम करेंसी की किसी फॉरेन करेंसी के साथ, इसी कंसेप्ट की वजह से इस सिस्टम का एक और नाम पड़ा है पेजिंग, क्योंकि हमने अटैच कर दी है अपनी होम करेंसी फॉरेन करेंसी के साथ। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के हमने कुछ मेरिट्स पढ़े, कुछ डीमेरिट्स पढ़े। मेरिट्स क्विकली, स्टेबिलिटी आती है फॉरेन ट्रेड में, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है क्योंकि कैपिटल मूवमेंट आसान हो जाती है, क्योंकि वहां भी कॉन्फिडेंस आ गया है लोगों को, वहां पे लैंडिंग और बोरोइंग वाली बात समझा सकते हो। इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट होता है, लोग एक देश दूसरे के साथ आसानी से ट्रेड कर पाता है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज को लेकर जो इंपोर्टर है एक्सपोर्टर है वो कॉन्फिडेंस में रहते हैं। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को अवॉइड किया जा सकता है जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है किसी भी मार्केट के लिए। केवल स्पेकुलेशन के बेस पे प्राइस चेंज हो रही है। स्पेकुलेशन कैसे होगा? हमने रेट फिक्स कर दिया है। कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, देश आपस में इंटरडिपेंडेंट है, उनकी इकोनॉमीज आपस में इंटरडिपेंडेंट है। एक देश दूसरे से कुछ खरीदता है, बदले में कुछ बेचता है ना। ऑयल सबके पास नहीं है, फूड सबके पास नहीं है, तो बाइंग सेलिंग चलती है। उन इकोनॉमीज के कोऑर्डिनेशन के लिए पहले आपका एक्सचेंज रेट सिस्टम कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, और वो फिक्स रेट सिस्टम आसानी से कोऑर्डिनेट करके देता है। डीमेरिट, नुकसान, पहला, आपके पास होने चाहिए ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है तो आप इस सिस्टम में नहीं आ सकते। राइट। जिनके पास ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं उन्हें भी समस्या है कि अपने ट्रेडर के पास वो पैसा ही नहीं छोड़ते कि वो फ्यूचर में फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर पाए। राइट। दूसरी समस्या, फिक्सिंग एक्सचेंज रेट। यहाँ पे 2 समस्या सिखाई, डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट पहली समस्या, और दूसरी, अगर चलो आपने डिटरमाइन कर भी लिया तो वो कंटिन्यूअसली अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू होता रहेगा, उसकी वजह से आपकी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट में या तो डेफिसिट क्रिएट होते रहेंगे या सरप्लस क्रिएट होते रहेंगे, दोनों चीजें अच्छी नहीं है। एंड द लास्ट थिंग, फिक्स कर भी लोगे तो परमानेंटली फिक्स नहीं रख पाओगे, क्योंकि जिससे भी आपने पेजिंग की, जिसकी के साथ आपने वैल्यूएशन किया, जिसके साथ आपने अटैच की वैल्यू होम करेंसी की, वो जो कमोडिटीज हैं लाइक गोल्ड सिल्वर या फॉरेन करेंसी, वो भी हिलती डुलती रहती हैं। तो टाइम के हिसाब से या किसी इवेंट के हिसाब से आपको इसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो इट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। राइट। दैट्स इट। आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं।